हेलो दोस्तों, मैं हूं नैतिक यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक्स मैथ्स पर। आज हम बीएसएफ स्टेटमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही जीडी में भी जीडी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलते आज वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशनल कोट्स लाए हैं जो भी भाई बंधु लव और प्यार के चक्कर में होंगे उनके लिए है। न वफा होगी न वफा की बात होगी, ना वफा होगी अब ना वफा की बात होगी। मोहब्बत मोहब्बत जिससे भी होगी भाई एग्जाम के बाद होगी। मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारा पहला प्रश्न, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष के समान ब्याज का अंतर 180 रुपया था। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो तो मूल राशि कितनी थी। पहले इस वीडियो को इसमें परसेंट को पहले समझते हैं। जैसे कि दिया है किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से, पहले है कि अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज मिलता है, ठीक है। और उसी राशि पर एक वर्ष के समान ब्याज का अंतर मिलता है। और जब साधारण ब्याज मिलता है तो वो ईयरली मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है अर्धवार्षिक रूप से। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो तो मूल राशि कितनी थी। तो जब हमारा ब्याज का दर 10% वार्षिक रहा हो, 10% वार्षिक है, तो साधारण ब्याज के लिए तो 10% होगा। लेकिन अर्धवार्षिक जब होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर तो वो रेट हाफ हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसको पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हाफ कर लेंगे। इनका रेट कितना था 5%, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10% था, हाफ करेंगे तो 5% हो जाएगा। इस 5% को पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 5 का, ऐसे प्रश्न को हम लोग बहुत जल्दी इस तरीके से सोल्व करेंगे कि इनको फ्रैक्शन में बदल लेना है। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100, 5 से इसको काट देना है, कितना आ जाएगा 20, यानी 1/20, 1/20 आ जाएगा। 1/20 आने पर कितने छमाही हम लेंगे, इसको ध्यान में रखना। कितना छमाही, पहला छमाही और दूसरा छमाही, इस तरह से 2 छमाही लिए। 2 छमाही, क्योंकि 1 साल का बोला है तो हम 2 छमाही लेंगे, तो इसके ऊपर 2 पावर रख देना है। यानी जितना भी समय रहेगा, यदि 2 वर्ष रहता है तो 2 रख देते, 3 वर्ष रहता है तो 3 पावर कर देते। तो कितना पावर हो गया 400, 20 का पावर 2। इसको अब क्या करेंगे, जो आएगा उसी को हम पी मान लेंगे। तो इसको हम 20 का स्क्वायर करना 400, ये हमारा आ गया राशि, एक्सपेक्टेड राशि बोलते हैं, माना गया राशि, ठीक है। तो अब हम 400 मिल गया हमारा पी, इसको हम 2 भाग में बांट लेंगे, क्योंकि पहला छमाही का ब्याज जो मिलेगा इधर लिखेंगे और दूसरा छमाही का ब्याज हम इधर लिख लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि जब भी हम ब्याज लेंगे तो पहले साल तो ठीक है कि जो हम राशि दिए हैं 100 दिए हैं इसी पर सिर्फ लेंगे। जैसे मान लिया 10% का ईयरली था, 2 साल के लिए पूछ रहा था, तो पहले साल वो क्या करता है कि सिर्फ अपने राशि जो 10% 100 रुपया दिया है उस पर लेगा। तो 100 रुपया का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया। और अगले साल किस पर, पहले साल का ब्याज तो उसको 10 रुपया मिल गया, तो अगले साल वह ब्याज जो लेगा 100 रुपये पर लेगा और फिर से 10 रुपये पर भी वो ब्याज लेगा। इसका मतलब 100 का 10% कितना हो जाएगा, फिर 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 रुपया। यानी इसके अगला साल जस्ट कितने रुपये का ब्याज हो गया 20, यानी कि 11 रुपये का ब्याज हो गया। और उसको पहला साल मिला था 10 रुपये और दूसरा साल उसको 10 और 1 रुपया 11 रुपये का ब्याज मिला। उसी तरह से हम इसको भी 2 भाग में बांट दिए, पहला साल का ब्याज यहाँ लिखेंगे, दूसरा साल का ब्याज यहाँ लिखेंगे। तो पहले साल का ब्याज देखते हैं, तो इसका 5% कट गया, 5 को 20 रुपये प्राप्त हो गया। तो पहले साल का ब्याज हमको 20 रुपया, दूसरा साल का ब्याज 400 पर हमें कितना मिलेगा, वो भी 20 रुपया मिलेगा। लेकिन इस पर भी ब्याज हमको चाहिए क्योंकि मेरा राशि अब हो गया, तो इसका 5% अब निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे 20 बचे 100 से 1 आ गया, यानी यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया।
उसे कुल कितना ब्याज मिला, उसे कुल कितना ब्याज मिला, 20, 20, 40, 41। ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज था, CI था। और जो यहाँ मिलता है इस राशि 20+20 हमेशा जो कॉमन मिलता है, इसको हम लोग SI कहते हैं, मतलब साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज उसको मिला 20, 20, 40 रुपया, ठीक है। साधारण ब्याज उसको मिला है 40 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज जो सभी राशि को हम लोग मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज 20, 20, 40, 41 रुपया का मिला है। अब बोला है कि उन दोनों, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ष का समान ब्याज की दर से, तो एक वर्ष का समान ब्याज 20, 20, 40 भी मिला, का अंतर 180 है, तो एक माइनस कर देंगे, CI में से SI को घटा देंगे तो एक आ जाएगा। इस एक का वैल्यू, इस एक का क्या मात्रा निकला मेरा, 180 रुपया है, ये एक 180 है, तो 400 क्या हो जाएगा, गुना 400, 18 चौक 72, 72,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है A B की तुलना में बेहतर कामगार है। इस चैप्टर को हमने अपने पहले पढ़ा चुका हूँ, और यदि आप कोई भी इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको सिर्फ 1 घंटा हमारे इन 2 वीडियो पर देना है। उसके बाद आप कभी भी, मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। जो भी भाई इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं जरूर उस वीडियो को देखें, और बहुत सा प्रैक्टिस क्वेश्चन कमेंट में पिन है। A B की तुलना में 2 गुना बेहतर है। A B क्षमता इनका क्या है, क्षमता ये कि यदि B A करेगा तो A 2 करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A, जैसे मान लीजिए A 2 रोटी बनाता है, B 1 ही रोटी बनाता है, B से 2 गुना, कोई भी काम में 2 गुना A करेगा, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं, इन दोनों को बुलाया जाए कि तुम दोनों को ही एक ही काम के लिए, कोई काम है उसके लिए, तो 14 दिन है मेरे पास, और दोनों आएंगे तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 2 और 1 3, 3 काम होगा। तो टोटल काम मेरा क्या हो गया, 14 तिया 42, यही हमारा टोटल काम था। लेकिन बोला है क्या, तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितना दिनों में पूरा करेगा। अच्छी बात है, तो ए अकेला एक दिन में कितना करता है, 2 काम। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 42, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग देने पर हमारा 21 दिन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में, A + B 72 दिनों में, B + C 120 दिनों में, A और C A + C 90 दिनों में। ऐसे हो गया। अब क्या करना है, जो भी भाई मेरे इस वीडियो को देख लिए हैं वो इस क्वेश्चन को क्या करना है बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। ए भी है, सब तीनों को पहले, जब इसमें क्या हुआ कि A और B को बुलाया, फिर किसी दिन BC को बुलाया और AC को बुलाया, और प्रत्येक को काम एक ही दिया गया है। इसका मतलब 72, 120, 90, इसका मतलब ये नहीं कि इनको कम दिया गया, इनको कम दिया, इनको ज़्यादा दिया गया, सभी को समान काम दिया गया। तो पहले हम उस समान काम को निकालना है। उस समान काम को निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, 360 हो जाएगा। टोटल काम अब हमारा यही हो गया। 360 काम को करने के लिए A + B को एक साथ बुलाया गया था, BC को एक साथ बुलाया गया था, AC को भी एक साथ बुलाया गया था, ठीक है। तो 360 काम हो गया। तो जब 72 दिन लेते हैं, टोटल कितने दिन लेते हैं, 72 दिन, तो 72 दिन लेते हैं A + B 360 काम को करने के लिए। तो एक काम कितना दिन में करते होंगे, मतलब एक दिन में क्या काम करते होंगे, तो 72 से डिवाइड करते हैं, तो 72 पंजे और 12, 120 दिया और 9 चौके, टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम हो गया हमारा 360। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, 360 है। अब हम इसको आपस में जोड़ लेते हैं कि हम 2 A B बुलाए तो 2 A हो गया, अब हमारे पास 2 B हो गया, 2 C हो गया, यानी 2 A आ गया प्लस 2 B आ गया प्लस 2 C आ गया, इसका 2 कितना, 5 3 8 4 12, 12 दिन ले लिए। 2 कॉमन लेते हैं तो A + B + C बराबर 12, 2 से काट दिए 6, यानी A + B + C, ये तीनों मिलकर किसी भी काम को एक दिन के लिए 6 काम को कर लेते हैं। किसी भी दिन बुला लो, यदि एक ही दिन के लिए बुलाओगे तो 6 काम करेंगे। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया कि A B C तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। तो 3 दिन में 6, एक दिन में तो 6 काम करते हैं, तो 3 दिन में 18 काम कर लेंगे, 18 काम कर लेंगे। मेरा टोटल काम कितना, 360, तो 18 360 का कितना प्रतिशत, 18 दूनी 36, यानी 1/20, 120। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इस तरह के प्रश्न में हम इनका रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे पहले कैसे, 1√2 + 1 + 1/√3 माइनस √2 + 1/√4 + √3। तो इनको रेशनलाइज करने पर बारी बारी से कीजिएगा तो ऊपर में √2 - 1/1 1 नीचे में कैसे आएगा, क्योंकि एक पर हम चेक कर इसको बना लेते हैं, जैसे कि एक ही इस पर हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग को क्या मिलता है। तो 1/√2 + 1 आपस में रेशनलाइज, तो √2 - 1/√2 - 1 √2 - 1 तो ई हो गया a + b और a - b। a + b तो a में a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² - b²। तो ऊपर में मेरा क्या आ गया, ऊपर में मेरा आ गया √2 - 1 और नीचे में क्या आ गया, a² यानी कि 2 माइनस b² - 1 यानी 1 आ गया। तो इसीलिए हम पहले कह रहे थे कि हमारा रेशनलाइज करने पर आगे बढ़े, रेशनलाइज करते सभी को रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 + √3 - √2 + √4 - √3 (100 - √99)। तो √2 से ये +√2 है, ये -√2 कट गया, +√3 - √3 +√4 उसी तरह आगे आने वाला -√4 से कटते चला जाएगा और -99 तक कट जाएगा। और फिर हमारे पास बचेगा 100 100 है, तो 100 को हम 10 बना लेंगे, 10 और -1 यहाँ पर है, इस -1 को इधर लगा घटा देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है। यदि वे संख्या 2 3 के अनुपात में है तो उनका योग क्या है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है कि HCF इंटू दोनों रेशियो में जो संख्या उनका गुणनफल 2 × 3 = 48। तो HCF हम लोग को नहीं मालूम है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 3 दूनी 6 × 6 = 48। 6 से काट लिया, 6 × 8 = 48। तो HCF हमारा 8 आ गया। अच्छा एक बात और कि किसी भी संख्या के अंदर हम कहें कि HCF होता है तो उस हिसाब से हमारा 8 दूनी 16 HCF, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 3 24, यानी इस दो में 8 को 8 से पहले समाया हुआ था और इसमें भी 8 समाया हुआ था। 16 और 24 कितना हो गया, 40। इसको हम ऐसे समझते हैं सिंपल से क्वेश्चंस पे, किसी संख्या मान लिया जाए 12, हम लोग को निकालते हैं 12 और 16। 12 और 16 इसका HCF क्या निकालिएगा, तो 12 और 16 का HCF निकालिएगा तो खुद से निकालें, और 4 निकलता है। 12 और 16 का HCF कितना आता है, 12 और 16 का 4 आता है HCF। अब हम इसको आपस में रेशियो में बदल लेते हैं, तो 4 तिया और 4 चौके, तो HCF ये है हमारा और इनका रेशियो ये आया। तो देखिए HCF और रेशियो को आपस में गुना कीजिएगा तो ये संख्या निकलती है, क्या निकलती है, संख्या। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यही हमारी संख्या थी। इसी तरह हम लोग 8 जो HCF आया इसको आपस में गुना कर दिए तो 16 और 24 आया, जिसको जोड़ देने पे 40 आता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। 7 का पावर 41 गुना 6 का पावर 63 300 इकाई अंक कितना होगा। इकाई गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, ये है किसी भी संख्या में। पहले तो हम 2 डेटा 3 डेटा देख लेते हैं, जैसे 1 इकाई अंक में 1 आए और 5 आए, फिर 6 आए और 0। इनका इकाई यूनिट कभी चेंज ही नहीं होता है, चाहे कितना भी पावर दे दीजिए। 1 1 1 ही आएगा, 5 5 5 ही आएगा, 6 6 6 ही आएगा और 0 तो 0 ही आएगा। उसके अलावा जो बच गए जैसे 7 है, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, इनके पावर को, सभी 7 को नहीं, 7 के पावर जो है उनको 4 से डिवाइड करने पर 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर 7 का पावर रहने देंगे। जैसे 7 71 को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, 4 एकम 4 बच गया 3, 31 4 7 28 यानी +3। ये हमारा रिमाइंडर यहाँ 3 चढ़ा दें इंटू 6 में तो कभी भी रिमाइंडर कितना भी 6 का पावर 1 लाख 2 लाख कितना भी कर लीजिए, 6 को आपस में कितना भी गुना करने पर 6 ही आता है।
और 3 आया, इसमें भी 4 से गुना कर लेंगे। 3 के पावर को 65 से डिवाइड करेंगे, 65 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 1, ये तो 6 हो गया, तो 3 का पावर 1 यानी 3 का पावर 1। ठीक है, अब आपस में गुना करते हैं, तो 7 को 3 बार गुना कर लेते हैं, 7 सते 49 और 9 सते 63 यानी 3 आ गया, इंटू 6 इंटू 3, 6 तिया 18, 8 तियाई 24 यानी इकाइयाँ क्या आ गया हमारा 4। चलते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी बोले, जैसे कि नंबर 24 से पहले हम भाग दे रहे थे, 24 से पहले हम भाग दे रहे थे और 24 से भाग देने पर हमको 16 रिमाइंडर में बच रहा था, ऐसा है। और उसके बाद फिर बोलता है कि 12 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो इसके रिमाइंडर को 12 से डिवाइड कर दें, 12 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, इसमें है 59 नंबर, 59 नंबर का है सिंप्लीफिकेशन। तो 3 तिहाई 9, 9 1 10, 10/3 माइनस 5 2 दूनी 4, 5/2। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/9 का 1/5, 10/3। इसको पहले सोल्यूशन कर लेते हैं, 10/3 तो 6 हो जाएगा, नीचे में 6 आया, 6 आने के बाद 10 दूनी 20 और 5 3 15 यानी 20 - 15 को 5 लिख लेंगे, 5/6 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड है, 5/4 पहले में का वाला होगा, का होता है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, 5/8। अब इसको हम गुना है तो भागा है तो भाग कर लेंगे, ऊपर में 5/6 और नीचे में गुना में 8 चल जाएगा ऊपर और नीचे में 5 आ जाएगा, 5 से 5 2 तिया 2 चौके 4/3 ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में हमारा कितना आ गया, ऊपर में आ गया 4/3, ये आ गया हमारा 4/3, 4/3। नीचे में क्या आ जाएगा 1/3, प्लस में था ये, प्लस में और 9 का गुना में था, तो 9 बजे 45 हो गया, तो 45 1/3 प्लस 1/4 5, एलसीएम लेने के बाद 45 आ गया, 45 तो 3 में 15 प्लस 1 16, 16/45 आ गया, 16/45। तो इसको हम लिख लेंगे 16/45। इसके बाद का है 0.043, 0.043 का, पहले इसको का 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो आ जाएगा 4/3, 4/3, 4/3। फिर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 45/16 का 4/3, 4 चौके 16, 3 तिये 9 बचे 45, हमारा राइट आंसर 45 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बना कर रखा है। देखिए, इसको सोल्व करने से पहले हम कुछ एक बात को समझाना चाहते हैं। जैसे कि देखिए 9 है, टाइम यदि मेरा 9 बजे था तो आप कितने बजे पहुंचे? इसका कहना है कि साइकिल 10 किलोमीटर पर घंटा की चलती गति से जाता है, अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 9 बजे टाइमिंग था, आप पहुंच कितना बजे रहे हैं 9:06 पर। ठीक है, जब वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर घंटा की और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया, 6 मिनट पहले यानी 8:54 पर ही पहुंच गई। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, इन दोनों के देरी और पहले के बीच का अंतर, तो कहेंगे कि 6 मिनट यहाँ दे देंगे तो आ जाएगा टाइमिंग पे, 6 मिनट पहले इसको घटा देते हैं तो टाइमिंग पे, 6 और 6 12, इन दोनों का डिफरेंस 12 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले ऐसे करते हैं, फॉर्मूला है दूरी, इसमें बोला हुआ व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है, तो डी बराबर क्या होता है, स्पीड 1 गुना स्पीड 2 बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, जो भी समय का अंतर लग रहा हो, समय का अंतर यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको तो डी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा
पहले तो 10 किलोमीटर से जा रहा था, फिर 2 किलोमीटर बढ़ा लिया, यानी कि 12 किलोमीटर बाद की गति होगी, बाद में 12 किलोमीटर, उसके बाद दोनों का अंतर 10 - 2 10 - 12 यानी कि 2 आ जाएगा, और समय का अंतर हमने 12 मिनट निकाला था। लेकिन ये देखिए सभी किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ मिनट में नहीं ठीक मिनट में नहीं रख सकते हैं, इसी के कारण हम नीचे में 60 रखेंगे। 60 तो 12 एक 0 से 1 0, 6 दूनी 12 से 12, यानी राइट आंसर हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर का दूरी था। नेक्स्ट, 100% की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार उनकी कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाएगी। बहुत ईजी प्रश्न है। 100 रुपये की एक वस्तु को, 100 रुपये की कीमत की वस्तु को पहले 10%, इसका फॉर्मूला होता है बढ़ा प्लस बढ़ा इंटू बढ़ा बाई 100। इसी पर हम इसको देखने वाले हैं। तो पहले कितना बढ़ा है 10, फिर कितना बढ़ा है 10 प्लस 10 गुना 10 बाई 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 10 10 20 प्लस 1 21, 21 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कार्यालय के 40% महिला कर्मचारी, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, उसके अनुसार तब मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो कार्यालय में 40% महिलाएं हैं, टोटल कितने होंगे 100%। वुमेन का डाटा इधर है और मेंस इधर है, ये 40% है तो मेंस 60% हो गए, ठीक है। और इस 40% का इसको 40% इसके वोट इसके पक्ष में दिया, 40% का, तो 40% का 40% निकालो, 40 का 40%। महिलाओं ने 16 महिलाओं ने इसके पक्ष में वोट दिया। पुरुषों की संख्या कितनी रही है, तो 60 का 60%, 60 महिला थी, 60 महिला थी तो 60 हमने माना 100 महिलाएं हैं, 40 इधर सॉरी महिला नहीं, टोटल 40 थे, सॉरी टोटल का मतलब महिला और पुरुष सभी मिलाकर 100 थे, जिसमें वुमेन्स 40 निकले हैं और पुरुष 60 निकले हैं। तो पुरुषों की संख्या 60 थी, जो 60 का 60% निकाल रहे हैं, 60 36 हो जाएगा। और 36 प्लस ये हमारे पक्ष में वोट हुए हैं, 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52 डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने अपनी वस्तु को 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। यदि 3 हिस्सा पर उसको 24% का लाभ हुआ है, 3 हिस्सा को 24% का लाभ पर बेचता है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा। जब हम 3 हिस्सा को 24% के लाभ पे बेचेंगे तो 24 तिया 72 हो जाएगा। और फिर बोलता है शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी एक को हमने 100 चाहे 100 में ही बोल सकते हैं, 100 में ही बेच दिए। टोटल कितना हो गया, 3 भाग पे हमने 72 लाभ लिया, बाकी चौथा भाग में कुछ भाग नहीं लिया, कुछ भी लाभ नहीं लिया, बटा 4 कर लेंगे, 4 कर लेंगे। या इसको इस तरह से कर सकते हैं सिंपल तरीका से, इनको 100 मान लीजिए, यानी कि 3/4 हिस्सा गया, 300/4 हिस्सा कर ले, 300 और बटा 4। इस 300 पे उसको 72 यानी 372, 300 को 372 में बेच चुका है, लेकिन बचा कितना मेरे पास 100। उस 100 से हमें कुछ फायदा हुआ ही नहीं, जब कुछ लाभ ही नहीं हुआ तो हमारा टोटल लाभ क्या हो जाएगा, 300 से 372 माइनस 300 यानी 72 रुपया का लाभ होगा। तो ये लाभ किस पर होगा, तो 400 वस्तु थे हमारे पास, 400 पर हो जाएगा, का कितना प्रतिशत, 4 से 18 चौक 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या करें कि 3/4 था, मान लिया जाए कि हमने 400 वस्तु थे मेरे पास, 300 को हमने 372 में बेच दिए, 300 को 372 रुपया में बेच दिया, और बचा 100 को 100 रुपया ही लिया, 100 को हमने 100 रुपया में ही बेचा, कोई लाभ नहीं लिया। तो हमने इस तरह से टोटल 400 वस्तुओं को बेच दिया, टोटल 400 वस्तुओं को बेचा, तो कितना लाभ होता है 472 का, सॉरी लाभ कितना हो 400, सेल कितना में हुआ 472 में, लाभ कितना हो गया 72, 400 का कितना परसेंट ये निकाल लीजिएगा। चलते हैं आगे। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लागत मूल्य, सीपी को लागत मूल्य बोलते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य, और बिक्री मूल्य एसपी। तो लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95%, बिक्री मूल्य को हम 100 मानते हैं, तो लागत मूल्य 95 हो जाएगा। तो बोला है उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत क्या है, तो जब हम खरीदे हैं 95 रुपया में, बेच रहे हैं कितना 100 रुपया में, लाभ कितना हुआ 5 रुपया का। हमेशा लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, तो 95 100, 5 से काट दिए 19 से काट दिए 19 बचे 95
और 19×5 = 95, बचा कितना, यानी 5.26 आएगा, पॉइंट में आंसर है। चलते हैं आगे। एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक और 73 था, लड़कियों के और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8% थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। तो इसको हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन में क्या है, 73 पहले था, ये गर्ल्स थी, और गर्ल्स का है, बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का 71 है, ऑल ओवर दोनों मिलाकर कितना है 71.8। इसको घटाकर 73 में से इसको घटाएंगे, इधर लिखेंगे, इसको इसमें से इसको घटाकर इधर लिखेंगे। तो 71.8 में से 71 को घटाएं तो 0.8 इधर हो गया, और 73.1.71 में से तो 1.2 इधर आ जाएगा, 1.2 इधर आ गया, पॉइंट से पॉइंट, 4 दूनी 4 दिया, 3 और 2 और 3 के रेशियो में। तो हमारे कितने परसेंट टोटल लड़के थे, यहाँ लड़का लड़कियां की रेशियो कितना गया, 5, टोटल 100% थे। तो 100% लड़कियां कितना, इन पाँचों में, इन 5 में लड़कियों की संख्या कितनी है, 2/5 लिख लीजिए, 5 से 20 दूनी 40%, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि A बाई बी 2 3 है, B बाई C 4 5 है, कुछ नहीं, A B C लिख लीजिए। A कितना है 2, B कितना है 3, C की, फिर दूसरा में देखिए, दूसरा में बोल रहा B 4 है और C क्या है 5। B या तो 3 है या 4 है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम B को क्या करेंगे कि बराबर कर लेंगे। B में इस वाले में 3 में 4 से गुना कर देते हैं, तो गुना होगा तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, और इस वाले में 3 से गुना कर देते हैं, 3 चौके 12 ये भी हो जाएगा, 4 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। 12 हो जाने के बाद ये 4 में 2 से गुना किया तो 8, 4 में 3 से गुना किया 12, फिर 3 में 4 से तो 12 आएगा ही, 3 × 5 = 15 हो गया। पूछा किसके बारे में था, A + B, 12 8 20, और फिर B + C, B कितना 12 और 15 27, यही हमारा राइट आंसर है, डी। चलते हैं नेक्स्ट। एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी क्या होता है कि आय जो होता है, आय हमारा क्या होता है, खर्च प्लस बचत। जितना हम खर्च करते हैं और बचत करते हैं वही तो हमारा आय होता है। और यहाँ दिया है कि 4 रुपये उन लोगों का आय था और उनमें से वे 3 रुपये खर्च कर देते हैं, तो 1 रुपये बचाएंगे, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो है, एच जो था, ये एच का डाटा है, एच बोलता है, एच तथा डब्ल्यू का मासिक आय, तो एच का कितना 4 था आय, और फिर ये हो गया उनका 3 खर्च लिख दिए, तो बचाएगा भाई कितना, 1 बचाएगा ना। फिर उसी तरह से देखते हैं कि डब्ल्यू का क्या है कि इनकम 3 है और डब्ल्यू का खर्च 2 है, इनका बचत हो जाएगा 1 रुपया। जब सब यहाँ पर दोनों का बचत 1 रुपया है, और इनमें बोल दिया है कि यदि उनमें से प्रत्येक 600 प्रति माह की बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय कितने रुपये है, सभी, तो दोनों का बचत यहाँ भी सेम है, ये भी 600 रुपये बचाता है और ये भी 600 रुपये बचाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट का वैल्यू मेरा 600 रुपये आ गया। जब ये डेटा आज सेम नहीं रहता, जैसे बचत में मेरा यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ और रहता है 2 3 और 6, और प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं, तो आपस में इनको गुना करके समान कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको निकालते हैं। लेकिन जब खुद से डाटा में 1 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, और फिर और इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे कि ए का वैल्यू 600, तो टोटल आय मेरा क्या हो जाएगा 4 × 600, यानी एच का आय हो गया 2400 रुपया, और डब्ल्यू का आय क्या हो गया, डब्ल्यू की आय पूछा है कितने रुपये होगी, तो डब्ल्यू क्या 6 × 1800 रुपया, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा 1% की छूट देता है और 90 और इतना में बेच देता है। इजी प्रश्न है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है, हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 लिख लिए। पहले उस पर कितना छूट का मतलब क्या है, 100 रुपया हम खरीदे हैं, छूट देने के बाद चलो 90 में उसको हम देती,
कितना भी छूट दें, 90, 85, 5% का छूट देंगे तो 95, ठीक है। तो हमको 10% का छूट मिला है, इसका मतलब 90/100। फिर बोलता है X% की छूट, इसी छूट को निकालना है। यहाँ जो भी डेटा निकले, मान लिया जैसा कि 75 आता है, 75 आता है तो 100 में से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 25% का उसको छूट मिला होगा, तभी तो वो 75% पे दे रहा है, बेच रहा है। 25% का छूट देकर 75 में बेच रहा है। जैसे हमने 10% का छूट दिया था, 90 में बेच रहे थे। उसी तरह से जो भी डेटा है इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1224, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 9, उसके बाद हो जाएगा 9 3 27 और 9 6 54, 9 6 54, 16 से डिवाइड करने पर 4 चौके 16, 4 3 12 और 12, 4 चौके 16, फिर हमारा 4 था, 2 से 17, और फिर इस 2 से इस 5 को काट दिए 10 को, तो हमारा 5 आ गया, यानी एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 17 × 85, 85। इसका मतलब क्या हुआ, 85 आया तो 100 में से इसको घटा देंगे, यानी 15% का छूट दिया था वो इससे पहले। नेक्स्ट, एक गोलक और एक बेलन का आयतन समान है और उनका अर्धव्यास भी एक समान है, तदनुसार उस बेलन और गोला का वक्राकार सतहों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। गोलक है, गोलक का क्षेत्र आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू इजिकल टू, बेलन का होता है पाई r² h। दोनों का r सेम बोला है, बेलन का और आयतन, बेलन का r और गोलक का दोनों का क्या बोला है, समान r है। तो r दोनों का समान रहेगा, तो इस r² से इसको r³ को काट देंगे तो सिर्फ r बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर, r और h का अनुपात क्या आ जाता है, r बराबर 3 और h बराबर 4 आ जाता है। r बराबर 3 आया और h बराबर 4। तो पूछा है कि उनका सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, सतहों का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा। तो गोलक का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², और बेलन का 2 पाई RH, पाई से पाई कैंसिल, r का 4 इंटू r, 3 का स्क्वायर 9, और 2 इंटू r का 3, h का वैल्यू 4, तो 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो 3:2। गोलक और बेलन का आयतन रेशियो 3:2 आया। तदनुसार उस बेलन और गोलक की वक्राकार सतह, सॉरी बेलन और गोलक की बोला है, तो ये हमारा बेलन पहले आएगा, बाद में गोलक आएगा। जिसका पहले जिक्र किया है उसको हम पहले लेंगे, पहले जिक्र है बेलन का, तो बेलन का 2 और गोलक का 3, 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसकी एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस अनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं कि 7 15 20 है, इसमें कितनी त्रिज्या है, 1 और 2, 2 त्रिज्या है, सॉरी त्रिज्या नहीं, त्रिभुज कितने हैं, 2। और इसमें जब भी विकर्ण आता है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया, या डी हो गया, तो जब इनके विकर्ण, इनको 2 बराबर भाग में बांटते हैं, तो इनका हम पहले क्षेत्रफल ए बी सी का निकालते हैं, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 15 है। तो इनको निकालना है हीरोन सूत्र से, तो अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ दीजिए, 20 और 15 और 7, तो 7 5 12, यानी 15 + 20 + 7 बटा 2 कर देंगे, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 20 और 15, 15 7 22 और 20 42, 42 बटा 2 21, हमारा अर्ध परिमाप कितना गया, 21। तो हीरोन सूत्र से क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना है, यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है √S - A। एस कितना है हमारा, अर्ध परिमाप कितना, अर्ध परिमाप 21 है, तो 21 इंटू एस होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस, अरे यार, एस होता है S - A होता है, S - B होता है, S - C होता है, ठीक है। इसी तरह से एस हमने लिख लिया 21, S - A करेंगे तो S - A में मान लेते हैं कि 15 है, तो 15 6 21 होता है, तो 6 इंटू फिर 15 - 7 यानी कि 14, सॉरी 21 - 7, एस हमारा कितना है 21 माइनस, S - B करेंगे तो S - B 14 आ जाएगा, S - C करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसे आगे सोल्व करेंगे
इसको मिटा देते हैं, तो कितना आ गया, तो 21 रूट अंडर में है 21, 21 को हम लोग 7 × 3 लिख लेते हैं, 7 × 3, 7 × 3, 6 को 6 ही रहने देते हैं, 14 को फिर 7 × 2 लिख लेते हैं, बाहर करते हैं, 2 7 है तो 1 7 बाहर आएगा, और 2 6 भी है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, 7 6 42, 42 क्या निकला हमारा, कोई इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब दोनों बराबर होते हैं, जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही भी हो जाएगा, तो 42 में 2 से गुना कर देंगे, तो 42 दूनी 84 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:2 है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस अनुसार समानांतर चतुर्भुज की लंबाइयों का योग कितना होगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू उनके बीच की दूरी यानी ये दूरी, ठीक है, तो ये दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और उनके लंबाइयों का अनुपात, यानी ये 2 है तो ये 3 है, 3 2 की लंबाई का अनुपात, तो अनुपात इन्हें हम x मान लेते हैं, दूरी 15 हो गया, उनके बीच की दूरी 15 क्या बोले इस फॉर्मूला में, 1/2 उनके बीच की दूरी तथा उनके लंबाइयों का योग, कितना, 3 2 5x हो जाएगा। और समलंब का क्षेत्रफल हमारा क्या दिया हुआ है, तो 450, क्षेत्रफल को इधर लिख लेंगे, 1/2 इंटू 15 गुना 5, तो 15 से इसे काट लेते हैं, ये x है, 15 तिया 45, 30 आ गया, इस 5 से 6x, 6x, ये 2 ऊपर चला गया इधर, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 12 x का बराबर आ गया। तो हमसे पूछा था उनकी भुजाओं का योग क्या होगा, उनके भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, लंबाई का योग, तो 3 और 2 5, 5 गुना 12, 12 5 60 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 से 75 तक सोल्व करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोलता है 71 हो गया, 72 से 75, 72 नंबर बोलता है कि 1996 और 1997 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 1995 और 1998 तथा 2000 के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था। देख लेते हैं 1996 और 97, तो 60 प्लस 40 यानी 100 हो गया हमारा। और फिर बोलता है 95 98 और 2000 जोड़ लेते हैं, 25 हो गया। अब 95 में 25 प्लस 45 प्लस 50, ये हो गया 50 और 20 70 और 5 120, 100 और 120 का रेशियो क्या हो जाएगा, 20 25 100 और 20 छक्का 20 से 5:6। देखते हैं ऑप्शन में, हाँ है, 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट, किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ये हमें इस तरह के प्रश्न को जल्दी सोल्व करना ऑप्शन से ही बेटर होता है। जैसे 2002 2001 1997 और 1996 4 डेट दिए हुए, इन 4 डेट को हम लोग देखते हैं। 1 2 96 97, 1 2 96 97, क्या 1 में इंक्रीजमेंट हुआ है, 2 में बहुत कम हुआ है, तो 2 को 2002 को हम लोग छांट लेंगे, 1 2 96 97, तो 1 को हम लोग तो पहले छांट लेंगे, 2 को छांट लेंगे, 2001 से ज़्यादा नहीं हुआ है, हाँ 2002 से 1 में हुआ है, कितना हुआ है, तो 25 कितना का, 50 का कितना प्रतिशत, 25 दूनी 2 से 50% का इंक्रीजमेंट हुआ है। फिर बोला 1996 और 97, 96 और 97 के बीच कितना आएगा, 25 से 40 हो गया, 15 बढ़ा कितना पर, 25 पर, 15 बढ़ा 25 का कितना प्रतिशत, 25 चौके 100, 15 चौके 60%। और यहाँ है 96 से 97, 20 बढ़ा है, कितना पर बढ़ा है, 40 पर का कितना प्रतिशत, 20 दूनी 40 50, हमारा राइट आंसर 96 1995 से 96 हो जाएगा, 1995 से 96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ, औसत उत्पादन से, देख लेते हैं, इनको जोड़ लेंगे, 20 40 और ये हो गया 100, ये हमारा कितना हो गया है 100, इसको 100 हो गया 100, और ये 50 45, इन दोनों को जोड़े तो 70 आ गया, 100 हो गया, और 65 और 75 को जोड़ेंगे तो 5 इधर आ गया, तो 70 140 हो गया ये, और ये हो गया हमारा 8 5 13 130। अब जोड़ लेते हैं 100 140 और 140 130 और 70
70 कितना आ गया 0, 7 3 10 14 और 1 1 2 1 3 1 4 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से डिवाइड कर देंगे 8 पचे 40 और 8 पचे 40 55 से कितने अधिक है 55 से अधिक 1 2 3 और 4 तो पूछा क्या था हमारा क्वेश्चन में क्वेश्चन 73 में पूछा था कि 74 में कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के उत्पादन से अधिक हुआ तो 4 वर्षों में उन टोटल 4 वर्ष आए थे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1997 की तुलना में 98 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आ गई कितने प्रतिशत की कमी आ गई कितना था डेटा 97 से 98 97 टू 98 ठीक है देखते हैं 97 कितना है 60 45 कितना गिर गया तो 15 गिर गया कितना गिर गया 15 कितना पे 60 पर कितना प्रतिशत 15 चौके 60 4 से 25% की गिरावट आ गई कितना प्रतिशत की गिरावट आ गया 25% का 25% ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा प्रयास जो है अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद।